बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है मनी, यानी चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग सीखेंगे बेटा मनी के बारे में कि मनी क्या होता है। पूरा चैप्टर इसको ब्रीफली अच्छे से समझेंगे। इस चैप्टर में बेटा आपको क्या क्या पढ़ना है पहले ये समझ लीजिए। इस चैप्टर में पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मनी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बार्टर सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसके लिमिटेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस है। फिर मनी के इवोल्यूशंस पढ़ेंगे। प्रिया, इवोल्यूशन मतलब होता है कि पहले कौन सा मनी आया था, मनी किस फॉर्म में पहले आया था। पहले तो बार्टर सिस्टम था, फिर मैं आपका गोल्ड मनी, सिल्वर मनी, मेटेलिक मनी, ऐसे हम लोग समझेंगे इस एवोल्यूशन ऑफ मनी में। फिर डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मनी पढ़ेंगे कि मनी का डेफिनेशन क्या है और मनी का फंक्शन क्या है। फिर फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी कितने फॉर्म्स का होता है, और उसके बाद लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी पढ़ेंगे हम लोग। एंड लास्ट बेटा डेफिनेशन, कंपोनेंट्स एंड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बेटा आप इसको नोट कर लीजिए क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी में बस ये है कि इस चैप्टर में ना इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मनी क्या होता है। मनी हमारा बेटा एक मीडियम है, एक जरिया है बेटा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज एक्सचेंज करते हैं, है ना। किसी पर्सन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ हम एक्सचेंज करते हैं। तो जो भी एक्सचेंज करते समय, हम सामान को ट्रांजेक्शन करते समय हम जिस मीडियम का यूज करते हैं वो मीडियम ही क्या है बेटा हमारे लिए, मनी है। समझ में आया। तो ये लिखा है कि मनी इज द इंस्ट्रूमेंट विच एक्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये कैसा एक्ट प्ले करता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। समझ में आ गया। एक मीडियम है, एक जरिया है, इसके थ्रू, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हेल्प ऑफ मनी। क्लियर, इंट्रोड्यूस हो गए। अब इस चैप्टर में सबसे पहले शुरू होता है बेटा आपका बार्टर सिस्टम से। आपको पता है कि बार्टर सिस्टम हमारे भारत में सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, सामान के बदले सामान ही होता था। यानी कि बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो ए को बेटा चाहिए ना 2 केजी सिल्वर। क्या चाहिए बेटा, 2 केजी सिल्वर चाहिए। और बी को चाहिए 2 केजी राइस। समझ रहे। तो ध्यान दीजिएगा, ए को चाहिए 2 केजी सिल्वर और बी को चाहिए 2 केजी राइस। तो इसके पास 2 केजी राइस है और इसके पास 2 केजी सिल्वर है, तो एक्सचेंज हो जाएगा। समझ रहे। इन्होंने इनको सामान दिया, इन्होंने इनको सामान दिया, एक्सचेंज हुआ गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पर किसका यहाँ पर आपको दिख रहा है कि घाटा हो रहा है, किसका मुनाफा हो रहा है। आपने कैसे मेजर किया, क्योंकि आपके पास मनी है, तो मनी के आधार पे आपने डायरेक्ट इसको मेजर कर लिया कि हाँ यहाँ पर घाटा किसका हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है। लेकिन जब उस टाइम मनी नहीं था ना बेटा, बहुत डिफिकल्टी होती थी ये पता लगाना कि किसका घाटा हो रहा है और किसका फायदा हो रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम। समझ में आया मेरी बात बेटा। तो बार्टर सिस्टम बेटा हमने 2 पॉइंट लिखा। पहला, व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, हमने क्या करते हैं, सामान के बदले सामान, हम उसको सामान देते हैं, उसके बदले हम उससे सामान लेते हैं। ये बार्टर सिस्टम होता है बेटा। इस इकोनॉमी को हम कौन सा इकोनॉमी कहते हैं, C2C इकोनॉमी। C2C का मतलब क्या होता है, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। सामान के बदले सामान एक्सचेंज करने वाला इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड C2C इकोनॉमी। तो ये है हमारा बार्टर सिस्टम। समझ में आ गया। अब ये तो समझ गए, चलो बार्टर सिस्टम क्या होता है। अब बार्टर सिस्टम जब था तो था, लेकिन जब उसके बाद जब मनी आया तो कई सारे लिमिटेशन पता चले बार्टर सिस्टम के, कि हमारे बार्टर सिस्टम रहने की वजह से क्या क्या कमियां दिखी। समझ में आ रहा है बेटा। तो क्या क्या कमियां दिखी बेटा, 4 कमियां दिखी, याद रखिएगा। पहला कि लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ, ध्यान दी क्या लिखा बेटा आयुष, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट। एंड चौथा, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, उस सामान को हम लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। यानी बेटा 4 चीजें बेटा आपके सामने लिमिटेशन दिखी बेटा, दिखी नहीं दिखी, समझ में आ रहा है। तो ये 4 लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम्स की ये ड्रॉबैक्स थी, लिमिटेशन थी, डिसएडवांटेज था या डीमेरिट्स था। बात समझ में आ रहा है। तो पहला इसमें हम क्या दिख रहा है आपको, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। देखिए बेटा इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पर क्या होता है ना कि एक मान लीजिए ए है और एक बी है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ए और क्या है बेटा, प्रिया, बी है। तो इन दोनों के साथ एक्सचेंज सामान कब हो पाएगा, जब दोनों का डिजायर मिलेगा, जब दोनों की नीड एक दूसरे से मिलेगा। जैसे मान लीजिए ए को चाहिए चावल
तो इसके पास चावल होना चाहिए, बी को चाहिए सिल्वर चांदी, तो इसके पास सिल्वर होना चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपका डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स काम करता है कि नहीं करता है? बार्टर सिस्टम ही ना होता है, दोनों के वांट्स कॉन्सिडेंस होने चाहिए, दोनों को डबल, दोनों के क्या होने चाहिए बेटा, डिजायर मिलने चाहिए, और नहीं मिलेगा तो वहां पर बार्टर सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब फिर ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? क्लियर हुआ? तो ये आपका पहला टॉपिक यही कहता है, समझ में आ गया कि दोनों का डिजायर मिलेगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मनी रहता था तो मनी तो एक कॉमन चीज था। मनी क्या था बेटा? कॉमन था। कहीं पर भी जाएंगे तो मनी आपका हर जगह यूज होगा, हर प्लेस में होगा, हर समय होगा, उसके लिए कोई ऐसा नहीं टर्म्स एंड कंडीशन है। समझ में आया मेरी बात बेटा? लेकिन बार्टर सिस्टम ऐसा था, बहुत दिक्कतें होती थी। तो ये लिखा है बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज। समझ में आया? बार्टर सिस्टम कब वर्क करेगा? जब बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए तैयार होंगे, रेडी होंगे, तब, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ईच अदर गुड्स। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया? दूसरा लिमिटेशन क्या दिख रहा है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि जरा आप ये बताओ, अभी जस्ट प्रिया मान्य ने बताया कि सर यहां पर घाटा किसका हो रहा है? ए का हो रहा है ना, क्योंकि भाई एक चांदी दे रहा है 2 kg और उसके बदले आलू चावल ले रहा है 2 kg। दिख रहा है, दिख रहा है? तो ये आपने कैसे पता लगाया? बाय द हेल्प ऑफ मनी। समझ में आ रहा है? तो मनी अगर नहीं था ना बेटा, तो वहां पर क्या होता था कि किसका घाटा किसका फायदा, वहां पर उस वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते थे। समझ में आया? तो ये डिसएडवांटेज था बार्टर सिस्टम का कि किसका फायदा हो रहा है, किसका घाटा हो रहा है, उसको वैल्यू को मेजर हम लोग नहीं कर पाते थे, एक एस्टिमेट नहीं लगा पाते थे कि कितना घाटा हो रहा है और कितना फायदा हो रहा है। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो ये था दूसरा पॉइंट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हम किसी भी सामान के वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब मनी आएगा तभी तो सबका प्राइस पता चलेगा कि हाँ आलू का दाम 1 kg का 20 रुपया है, ठीक है, तो 2 kg का 40 रुपया हो गया। सिल्वर का दाम 1 kg का मान लीजिए 2000 रुपया है, तो 2 kg का दाम 4000 होगा। तो कहाँ 4000 कहाँ 40? तो दिखा ना घाटा फायदा, प्राइस लगा कि नहीं लगा मनी के हेल्प से। लेकिन जब मनी नहीं था तो कोई प्राइस नहीं था, जब कोई प्राइस नहीं था तो वैल्यू को मेजर ही नहीं कर पाते थे, तब तो पता ही नहीं चलेगा बेटा किसी का वैल्यू। समझ में आया बेटा? तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या था कि किसी की वैल्यू को हम लोग मेजर नहीं कर पाते थे। क्लियर हो गया बार्टर सिस्टम केस में? याद कर ली बेटा? अभी 2 और है। एक चीज और यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 पॉइंट आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये दोनों जो दिख रहा है बेटा, ये दोनों आपका पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो मनी के लिए मनी का डेफिनेशन है। इसका जस्ट उल्टा मनी का डेफिनेशन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। समझ गया ना बेटा? ये मनी का एडवांटेज है, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसका उल्टा क्या होगा? मनी का एडवांटेज, कि मनी को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कभी हम कहीं भी एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा, मनी को हम लोग मेजर भी कर सकते हैं ना, तो उसका एडवांटेज। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वो 2 जो आपने बताया इसका उल्टा जो मनी का पार्ट है, वो दोनों प्राइमरी फंक्शन है। अभी फंक्शन पढ़ाएंगे ना, तो मनी का प्राइमरी फंक्शन है। तो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, आगे बता दो। चलिए बेटा, उसके बाद बेटा लिमिटेशन हमारा अगला क्या है? अगला हमारा लिमिटेशन है बेटा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, देखिए प्रिया, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसका मतलब बेटा ये होता है ना कि जब बार्टर सिस्टम था तो उस समय ये था बेटा कि जो भी हम कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क करते थे, जैसे मान लीजिए कि हम किसी लेबर को काम करवा रहे हैं या फिर कोई भी काम हो रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल, तो उसका पेमेंट ऑन टाइम तो नहीं करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे जब काम पूरा हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता बेटा? या फिर हम कभी उधार ट्रांजेक्शन करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार क्रेडिट वाला, तो ये सब मनी के टाइम्स में होता था कि उधार लेन देन चलता था। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था बेटा। आप अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो अगर किसी से सामान ले रहे हो तो उसको इमीडिएटली सामान देना पड़ेगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर बोला जाए कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक बोला कि मुझे 2 kg सिल्वर चाहिए, ठीक है, दूसरा व्यक्ति बोला कि मुझे पोटैटो यानी आलू चाहिए। क्या चाहिए बेटा? आलू चाहिए। अब एक बात बताइए बेटा, जो आलू लेने वाला जो व्यक्ति है, बोला 2 kg हमको आलू चाहिए, उसने क्या किया, मतलब ये सिल्वर दे रहा, ठीक है, इसको आलू चाहिए, ठीक है, इसके पास पोटैटो, ये पोटैटो, तो इसने क्या किया बेटा, इसको सिल्वर दे दिया। किसको? यानी ए है, ये बी है, तो ए ने क्या किया, बी को सिल्वर दे दिया, मतलब चांदी दे दिया, है ना। लेकिन जो बी है उसके पास फिलहाल अभी पोटैटो अवेलेबल नहीं है, वो बोला कि हम 3-4-5 दिन के बाद देंगे जब खेती वगैरह हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तब एक बात बताइए बेटा, अगर ये दे देगा तो मान लीजिए इसका खेती में नहीं हो पाया आलू, तो
क्या होगा फिर? नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए कोई भी ना बार्टर सिस्टम में ऑन मतलब उधारी खाता वाला नहीं चलता था। जो चलता था सामने दो और सामने लो, ये था नगद नगदी नगदा। समझ गए मेरी बात? तो यही था बेटा। लेकिन मनी के जब मनी आया, पैसा आया, तो उस समय क्रेडिट ट्रांजैक्शन आने लगा, यानी उधारी खाता चलने लगा। सामान आप ले रहे हो तो उसके बदले खाता में लिख दे रहे हो कि वो कुछ दिन के बाद देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं था। बार्टर सिस्टम में आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी खाते वाला ट्रांजैक्शन नहीं चलता था, फ्यूचर पेमेंट वाला ट्रांजैक्शन नहीं चलता था। तो वही लिखा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। आप जो भविष्य में पेमेंट करोगे किसी भी प्रेजेंट टाइम के ट्रांजेक्शन का, यानी उधार ट्रांजेक्शन का, वो चीज़ बार्टर सिस्टम में नहीं है। वो बार्टर सिस्टम में नहीं है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लिखा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैन नॉट वर्क। हमारे बार्टर सिस्टम ये वर्क नहीं करता है। समझिए, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट जो होता है, फ्यूचर पेमेंट वाला या उधारी खाता वाला ट्रांजेक्शन, बार्टर सिस्टम वर्क नहीं करता। समझ में आया मेरे बात? लास्ट बेटा हमारा लिमिटेशन है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि बार्टर सिस्टम में कोई भी जो सामान हम लोग बेचते, लेन देन करते थे, उस सामान को हम लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं एज कम्पेयर टू मनी। मनी जैसे कैश में आपका हो गया पेपर मनी, कॉइन्स, उसको लंबे टाइम तक रख सकते हैं ना। लेकिन अगर आप देखा जाए आपके बार्टर सिस्टम में आलू हो गया या फिर कोई ऐसे वेजिटेबल्स हो गए, कोई ऐसा सामान हो गया, उसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं आप? नहीं रख सकते हैं। तो स्टोरिंग वैल्यू वाला जो हमारा जो फैसिलिटीज़ है, ये बार्टर सिस्टम में नहीं था। मतलब बार्टर सिस्टम में हम लंबे टाइम तक कुछ सामान रख ही नहीं सकते थे। तो ये भी एक ड्रॉबैक था हमारे लिए बार्टर सिस्टम में, था कि नहीं? इट इज़ डिफिकल्ट टू पीपल फॉर स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर। फिर भविष्य के लिए हम जो स्टोर करके सामान रखते हैं, वो सामान बार्टर सिस्टम में हम कोई भी सामान को नहीं रख सकते थे। मनी क्या है? मनी जब आया तो क्या मनी को आप लंबे टाइम तक स्टोर कर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। सारा पैसा आपका डिपॉजिट रहेगा लंबे टाइम तक, लेकिन सामान नहीं रह सकता। समझ में आए? तो ये आपके 4 लिमिटेशन थे बेटा बार्टर सिस्टम के। लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, फिर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड लास्ट लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है। पहला क्या था कि दोनों का डिजायर मिलना चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दूसरा कि हम उसके वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएंगे बार्टर सिस्टम में। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर पेमेंट वाला ट्रांजेक्शन, फ्यूचर पेमेंट वाला फैसिलिटी बार्टर सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। समझिए, मनी की तरह क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है। उसके बाद लंबे टाइम तक स्टोर करके सामान नहीं रख सकते। तो दिस ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक कर लीजिए। उसके बाद हम लोग मनी के पढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बेटा इस चैप्टर का पढ़ेंगे हम लोग, इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब बेटा ये होता है ना कि मनी किस किस फॉर्म में हमारे कंट्री में आया था, किस किस फॉर्म में आया था। सबसे पहले हमारे भारत में देखने को मिला होगा बार्टर सिस्टम। क्या देखने को मिला बेटा? बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ठीक है, C2C इकोनॉमी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा आया गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। क्या है बेटा? सिल्वर कॉइन्स, सोने और चांदी के सिक्के। बार्टर सिस्टम के बाद बेटा क्या आया था? सोने और चांदी के सिक्के आए थे बेटा, चलने थे। ठीक है, हाँ। उसके बाद आया मेटेलिक मनी। मेटेलिक मतलब मेटल्स के मनी आया बेटा। ठीक है, पहले तो गोल्ड एंड सिल्वर था, अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, तो सोचा गया अब गोल्ड सिल्वर को हटाया जाए, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, अब लाया जाए मेटेलिक मनी को। क्या लाया जाए बेटा? मेटेलिक मनी, कॉइन्स वगैरह है मेटेलिक का, मेटल्स का, जो अभी चल भी रहा है। फिर उसके बाद आया पेपर मनी। पेपर मनी वही नोट है ना, पेपर मनी मतलब बेटा जो नोट्स वगैरह है। ठीक, उसके बाद बेटा आपका आया नेक्स्ट प्लास्टिक मनी। क्या है बेटा? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी वही आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, उसी को प्लास्टिक मनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लास्टिक मनी। देखिए आयुष, क्या कहते हैं बेटा? प्लास्टिक मनी। एंड अभी जो प्रेजेंट में अभी चल भी रहा है वो क्या है? डिजिटल मनी। वही फोन पे, गूगल पे आप लोग यूज करते होंगे, बहुत अच्छे होंगे, फटाफट यूज करते हैं, है ना। तो ये आपका है डिजिटल मनी। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ मनी। समझ गए बेटा? ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट तब भी आप लोग जानिए बेटा कि हमारा कि मनी किस किस फॉर्म में हमारे कंट्री में चल रहा था, चलन था। पहले क्या था? पहले बार्टर सिस्टम, फिर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, फिर मेटेलिक मनी जो अभी चलता है, 10 रुपये सिक्के, 5 रुपये सिक्के, 1 रुपये सिक्के, फिर पेपर मनी चल भी रहा है अभी, प्लास्टिक मनी भी चल ही रहा है, और फिर क्या अभी डिजिटल मनी है। समझ में आ गया बेटा? ठीक। अच्छा, अभी जो हमारा इकोनॉमी है बेटा, प्रेजेंट टाइम में जो इकोनॉमी है, वो कौन सा इकोनॉमी है? डिजिटल, प्लास्टिक एंड पेपर मनी। हाँ, वो ठीक है। मतलब किस किस इस इकोनॉमी को हम किस नाम से जानते हैं? कैशलेस इकोनॉमी। समझ? कैशलेस इकोनॉमी मतलब कि ऐसा इकोनॉमी जहाँ पर कैश यूज नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे बेटा? कैश यूज नहीं कर रहे।
विदाउट कैश हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वही डिजिटल मनी, जो डिजिटल मनी है ना बेटा, ये यस सर। इसको यूज करे ज्यादा ना, मैक्सिमम आजकल बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, फोन पे क्यूआर दे रहे हैं, स्कैन क्यूआर पेमेंट चल रहा है। तो इस इकोनॉमी को बेटा कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी। क्या कहते हैं बेटा? यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब उसके बाद बेटा हम लोग आज पढ़ते हैं अगला टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ मनी। नेक्स्ट टॉपिक मनी पे अब आते हैं। बार्टर सिस्टम कहानी खत्म हो गया, अब मनी पे आते हैं। मनी बेटा आपको क्या होता है, मुझको बताए थे ना कि मनी एक ऐसा मीडियम है जिससे हम सारा ट्रांजेक्शन करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए किसी ना किसी मीडियम का यूज करते हैं ना बेटा, तो वो मीडियम हमारा क्या है, वो जरिया हमारा क्या है, मनी है। समझ गए? मनी आने से हमारा बहुत हेल्प हुआ। समझ गए? मनी आने से हमारा क्या हुआ बेटा, बहुत हेल्प हुआ। जैसे क्या हुआ बेटा, देखिए ध्यान समझिएगा, मनी का डेफिनेशन क्या दिया, देखिए बेटा डेफिनेशन ये दिया है कि मनी इज एनीथिंग। हमने बताया था कि आपका जो बार्टर सिस्टम का जो लिमिटेशन है ना, उसका उल्टा करेंगे ना तो वो मनी का डेफिनेशन होगा। बताया थी ना बेटा, जो चारों हमारा लिमिटेशन था, लैक ऑफ कॉमन डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमारा मनी का डेफिनेशन होगा। जरा देखिए, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये पहला हो गया। ठीक है, इधर देखिए बेटा, फिर मेजर ऑफ वैल्यू, उसको मेजर भी कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कभी भी, कहीं पर भी। ठीक, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, मनी है ना, मनी रहेगा तो। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मनी। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, यानी 1, 2, 3 और 4, ये हमारे चारों, इसका जस्ट उल्टा हमारा लिमिटेशन था और उसका जस्ट उल्टा हमारा यानी मनी का डेफिनेशन है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अब बेटा हमने इसको एक बात ही बताया था कि इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया, एक तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर में रख दिया गया और एक सेकेंडरी। जरा देखिए, इसी को कहा गया बेटा फंक्शन ऑफ मनी। जब आपको आएगा एग्जाम में बेटा तो पहले डिफाइन करिएगा, फिर उसका फंक्शन ऑफ मनी बताएगा। ठीक है गाइस? तो फंक्शन ऑफ मनी बेटा देखिए, इसका इसमें दिया है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में बेटा देखिए दो कैटेगराइज किया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, इसको यहां रख दिया है। सेकेंडरी में क्या रखा है बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। जरा इसको एक बार समझिए बेटा, हमारा मनी में जो फंक्शन है हमारा, जो इसका डेफिनेशन है जिसमें बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा हमारा जो मनी है, मनी के हेल्प से हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई भी एक्सचेंज हम लोग कर सकते हैं, कभी भी और कहीं पर भी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। बेटा मनी है तो हम कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यू को मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते प्रिया? कर सकते हैं ना, क्योंकि उसका प्राइस टैग लग गया है। अब प्राइस टैग लगा है तो भाई उसको वैल्यू मेजर कर सकते हो कि हमारा हाँ जो 2 kg हमारा सिल्वर था उसका दाम था आपका 40,000 और हमारा 2 kg अगर हमारा राइस था उसका दाम था 100 रुपया, तो 40,000 100 रुपया डिफरेंस है कि नहीं बेटा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, घाटा नुकसान पता चल रहा है। तब तो भाई कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसे डायरेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा बेटा मेजर वैल्यू समझ गए। तीसरा हमारा, अब देखिए तीसरा चौथा किस में आएगा आपका? सेकेंडरी में, है ना। तो सेकेंडरी में जरा देखिए बेटा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब कि फ्यूचर पेमेंट, मतलब कि बेटा फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट का मतलब बेटा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कोई भी उधारी खाता, हम मान लीजिए उधार खरीद लिए तो उसका सामान हम बाद में दे सकते हैं, या फिर उधार बेच दिए तो उसका सामान, उसका पैसा मुझे बाद में मिलेगा। तो ये चीज़ हम फैसिलिटीज़ जो मुझे मिल रहा है या हम दे रहे हैं, ये मनी की हेल्प से हुआ था, समझ गए? तो ये फैसिलिटी हमारा मनी के आने की वजह से हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी हमारा मिला। क्लियर हो गया बेटा? एंड लास्ट वन, स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसा जो हमारा है, यानी कॉइन्स, पेपर मनी, उसको हम क्या लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा फंक्शन ऑफ मनी। यहाँ तक हम नोट कर लिए, इसके बाद इसको थोड़ा डिफाइन कर दें। इसके बाद हम लोग इसका फंक्शंस का डेफिनेशन समझ लेते हैं बेटा। मनी के फंक्शन दो होते हैं, पता है क्या होता है बेटा प्रिया? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में दो पार्ट्स को बांट दिया गया है, कौन कौन सा बेटा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। और सेकेंडरी में क्या है बेटा आपका? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। बात समझिएगा, हमारा जो प्राइमरी फंक्शन है जिसमें हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू है, जरा इसका डेफिनेशन समझिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या बताया था हमने ये बताया था कि हमारा मनी क्या है बेटा? एक ऐसा मीडियम है जिससे हम कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जरा इसका डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है। इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट। इसका यूज किस लिए होता है बेटा? पेमेंट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए प्रिया क्या लिखा है, सारे गुड्स और सर्विसेज के ट्रांजेक्शन का पेमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? मनी का।
ये होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर हो गया। सेकेंड मेरा क्या है बेटा, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है अगर मनी है तो मनी के जरिए हम बेटा किसी भी सामान किसी भी प्रोडक्ट को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्राइस टैग लग जाता है ना। ठीक है, तो जरा देखिए इसमें क्या लिखा है मेजर ऑफ वैल्यू में, इन विच द वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। वो उसके सब मनी के टर्म्स में दिया रहता है कि किसके प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, किसका क्या है, तो उसके वैल्यू को हम आराम से मेजर कर सकते हैं। थर्ड बेटा हमारा है स्टोर ऑफ वैल्यू। हम वैल्यू को बेटा स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर का मतलब होता है कि हम उसको लंबे टाइम तक पैसे को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे होता है ना सेविंग करके डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो लंबे टाइम तक स्टोर रहता है। लेकिन उसकी जगह अगर कंपेयर किया जाए सामान को, गुड्स को, तो स्टोर करके नहीं रख सकते। तो मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। प्रेजेंट टू फ्यूचर का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर का मतलब ये है बेटा ना कि हम अपने मनी को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो प्रेजेंट से फ्यूचर भी अगर हम जाएंगे, भविष्य में जाएंगे, तो उसी मनी से हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो परचेजिंग पावर वाला ये जो यानी कि हमारे पास जो मनी है, हमारा जो पैसा है, वो लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा, तो बाद में भी हम उसको पेमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये है इसका मतलब। ठीक, उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है कि हम मनी के जरिए हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ना, उधारी खाता, कि हम अभी कुछ सर्विस लिए तो उसका बदले उसका पेमेंट बाद में कर सकते हैं ना। अभी हमने कुछ सर्विस ली है, जैसे मान लीजिए हमने लेबर रखा है कॉन्ट्रेक्चुअल, वो काम कर लेगा कंप्लीट 3-4 एक हफ्ते 10-15 दिन बाद, तब उसका हम पेमेंट करेंगे, ये मनी के जरिए हुआ। या फिर हम दुकान गए, सामान लिए, या हमने किसी को सामान बेचा क्रेडिट में उधार, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन फैसिलिटीज़ मनी के जरिए हुआ है। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। तो ये दोनों हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू किसके अंदर आता है, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आता है। तो प्राइमरी में आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी में आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो बेटा यहाँ तक हम लोग यहाँ तक टॉपिक रखते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।